नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। 25 दिसंबर को किसान के खाते में आएंगे 2000 रुपए तुरंत। यहाँ चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ, पीएम किसान की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसान के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। यानी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा 25 दिसंबर को किसानों के खाते में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों के सम्मेलन में अंत में कहा कि पीएम किसान योजना के तहत अटल जी के जन्म दिवस के 25 दिसंबर को पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने योजना के तहत अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं तो घर बैठे पीएम किसान सम्मान निधि की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। गिरिडीह में पुरातात्विक अवशेषों के उत्खनन और संरक्षण के लिए कोसी की धार को मोड़ा जाएगा। बिहार चुनाव 2020 में जीत के बाद पहली बार भागलपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले के बिहपुर में जयरामपुर के गुआरीडीह बहियार में करीब 3000 पूर्व की प्राचीन सभ्यता मिल रहे अवशेषों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए कोसी के आधार को मोड़ा जाएगा। स्थल का भी पूर्ण अध्ययन होगा। वह रविवार को गुआरीडीह का भी निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने स्थल निरीक्षण के बाद जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ कोसी धार का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लगभग 2500 साल पुराना ऐतिहासिक स्थल है। पुरातात्विक विभाग और जल संसाधन विभाग की पूरी टीम कोसी कछार के पूरे एरिया को उत्खनन कर अवशेषों को खोजेगी। माइनिंग विभाग के अभियंताओं को निर्देश दिया गया है कि यह बड़ी खुशखबरी की बात है कि बिहार इतना पुराना ऐतिहासिक स्थल मिला है। यानी कि बिहार में इतना पुराना ऐतिहासिक स्थल मिला है। उस समय यहाँ के लोग शहर या गांव बनाकर रहते होंगे। नरेनपुर पूर्णिया सड़क बनेगा 4 लेन, जल्द काम शुरू होगा। पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास। 2228 करोड़ की लागत से बनेगी 49 किलोमीटर की लंबी सड़क। नरेनपुर पूर्णिया सड़क बनेगा 4 लेन, जल्द काम शुरू होगा। पीएम मोदी ने किया था शिलान्यास, जिसमें 2228 करोड़ की लागत से बनेगी ये 49 किलोमीटर की लंबी सड़क। बीते 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास किए गए नरेनपुर पूर्णिया सड़क के चौड़ीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। इस सड़क को 4 लेन बनाया जाना है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने इस सड़क पर अविलंब काम शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131A के नरेनपुर पूर्णिया खंड के 4 लेन सड़क के चौड़ीकरण करने का काम शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। 49 किलोमीटर लंबे इस पथ के निर्माण के लिए लगभग 2228 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें कटिहार शहर के लिए लगभग 15 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड का निर्माण भी शामिल है। विभाग की ओर से सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए काम शुरू करने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है। बिहार के 26 जिले शीतलहर की चपेट में, ऑरेंज अलर्ट जारी। जानेंगे आगे कैसा रहेगा मौसम। पटना सहित सूबे के 26 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। पूरा सुबह ठंडे की ठिठुरन झेल रहा है। दिन और रात में तापमान में आई कमी से लोग असहज में हैं। कड़ाके की ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 21 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिन भर कनकनी हवा वाली चलती रही। पिछले 24 घंटे में गया में अधिकतम 14 और पटना में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट पहले की स्थिति है। यह मौसम में आए बदलाव पर सतर्कता के लिए जारी किया जाता है। जब ठंड या गर्मी खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रही होती है तो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। खतरनाक स्थिति पर पहुंचने के बाद रेड अलर्ट जारी किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी मौसम को लेकर रेड अलर्ट की स्थिति नहीं आई है, लेकिन मौसम के लिहाज से सावधान रहने वाली स्थिति है। बिहार के बजट सत्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी की 3 योजनाएं होंगी पेश। तैयारियां किया गया शुरू। बिहार में मेडिकल विश्वविद्यालय के गठन को लेकर आगामी बजट सत्र में मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयक
2021 पेश करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार कर रहा है। मेडिकल विधेयक तैयार किए जाने के बाद राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान ने अभियंत्रण विश्वविद्यालय के गठन को लेकर काम शुरू कर दिया है। जल्द विभाग द्वारा एक प्रस्तुतिकरण तैयार कर सरकार के समक्ष भेजा जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय गठन लेकर उठाने वाले कार्यों की जानकारी होगी। राज्य के सारे सरकारी और गैर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज इस नए विश्वविद्यालय के अधीन होंगे। अभी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन है। AKU द्वारा और भी कोई कोर्सों को संबद्धता प्रदान की जाती है। ऐसे में इंजीनियरिंग कॉलेजों पर वह पूरा फोकस नहीं कर पाता है। बिहार के नए डीजीपी और 1988 बैच के IPS अधिकारी SK सिंघल बन गए हैं अब बिहार के नए डीजीपी। मिलिए बिहार के नए डीजीपी 1988 बैच के IPS अधिकारी SK सिंघल से। अब तक डीजीपी का प्रभार संभाल रहे थे IPS SK सिंघल। अब नए डीजीपी का अधिसूचना गृह विभाग ने शनिवार को जारी कर दी। IPS सिंघल पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के सैनिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद 23 सितंबर को डीजीपी के प्रभार में थे। इसके अलावा ये गृह, रक्षा वाहिनी एवं अग्निशम सेवाओं के महानिदेशक भी थे। पंजाब के जलंधर छावनी के रहने वाले SK सिंघल 1987 में IFS बने थे। उसके अगले साल IPS बने। उनकी स्कूली शिक्षा जलंधर में ही हुई। जलंधर DAV कॉलेज से ही इन्होंने स्नातक की डिग्री ली। गणित ऑनर्स में उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से इन्होंने गणित में स्नातकोत्तर किया। इसमें भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला। IIT का भूमि पूजन और शिलान्यास 21 दिसंबर को करेंगे HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। IIIT परिसर में अस्थायी भवन के निर्माण के लिए 21 दिसंबर को भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। कार्यक्रम में ऑनलाइन रूप से शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भारतीय के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सहमति दे दी है। पहले 17 दिसंबर को यह कार्यक्रम होना था, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय मंत्री की व्यवस्था के कारण इसे 21 दिसंबर को किया गया था। IIIT के PRO धीरज सिन्हा ने बताया कि 50 एकड़ में पूरा भवन 2 फेज में बनेगा। इसकी कुल लागत 122 करोड़ रुपए होगी। इसमें छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास, प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन, लाइब्रेरी और क्वार्टर आदि रहेंगे। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में 10वीं 12वीं पास युवाओं की सेना में भर्ती। बिहार सेना ने सिपाही, जीडी क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही टेक्निकल आदि पदों पर भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में आर्मी भर्ती रैली आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया है। मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन में सिपाही ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, जिनके लिए योग्यता 8वीं पास व 10वीं पास है। वही दूसरी नोटिफिकेशन में सिपाही जीडी यानी सिपाही टेक्निकल और सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दूसरे नोटिफिकेशन पदों के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी योग्यता जो है 10वीं 12वीं पास है। सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10+2 यानी कि PCB होना जरूरी है। मार्च तक लोगों के लिए खोल दी जाएगी नेचरी सफारी। ग्लास ब्रिज पर कर पाएंगे सैर। राजगीर में निर्माणाधीन नेचर सफारी मार्च तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि सफारी के निर्माण कराए जा रहे हैं ग्लास फ्लोर ब्रिज भी मार्च तक तैयार हो जाएगा। यह देश का दूसरा इस तरह का पुल है। मुख्यमंत्री शनिवार को राजगीर पहुंचे और नेचर सफारी और जू सफारी के कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजगीर में नेचर सफारी के साथ साथ जू सफारी बनाने की बात कही थी। इसका बेहतर ढंग से निर्माण किया जा रहा है। यहाँ आकर देखने और घूमने से युवा पीढ़ी को प्रकृति के संबंध में काफी जानकारियां मिलेंगी। वे पर्यावरण के प्रति सजग होंगे और यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस की अस्थायी तैनाती की जाएगी, ताकि गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तकनीकी विशेषज्ञों की भी यहाँ नियमित तैनाती रहेगी। नेचर सफारी में रात में सैर पर पाबंदी रहेगी। इसके बावजूद यहाँ 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेंगे। डिप्टी सीएम तारकिशोर बोले, उद्योग लगाने के लिए बिहार में असीम संभावनाएं हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार असीम संभावनाओं का प्रदेश है।
बिहार उद्यमी संघ की ओर से आयोजित बिहार ग्लोबल समिट में वर्चुअल में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार दुनिया को युवा शक्ति और तकनीकी के साथ ही अपनी मेहनत से एक अलग आयाम देता है। बिहार के लोग चाहें वह इंजीनियरिंग कॉलेज। डिप्टी सीएम तारकिशोर बोले, उद्योग लगाने के लिए बिहार में असीम संभावनाएं हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार असीम संभावनाओं का प्रदेश है। बिहार उद्यमी संघ की ओर से आयोजित बिहार ग्लोबल समिट में वर्चुअली शामिल हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार दुनिया को युवा शक्ति और तकनीकी के साथ ही अपनी मेहनत से एक अलग आयाम देता आया है। बिहार के लोग चाहे वह इंजीनियर हो या डॉक्टर, टीचर हो या प्रोफेसर, हर जगह देश प्रदेश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आया है। उद्यमियों के लिए 5 लाख की व्यवस्था की गई है, जिसका ब्याज सिर्फ 1% है। इसका लाभ युवा उद्यमी उठा सकते हैं। राज्य सरकार में उद्यमिता को नई दिशा देने में भरपूर सहयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार बिहार में उद्यमिता को नई दिशा देने में भरपूर सहयोग करेगी और बिहार में अब नई सरकार का मुख्य उद्देश्य 20 लाख रोजगार सृजन करना है। बिहार में नए उद्यमियों को लाना, इंडस्ट्रियल हब बनाना और आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार में ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ चला विशेष अभियान। 128 पर लगा जुर्माना और 87 जब्त किए गए। बालू गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई के लिए शनिवार को बिहार में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 237 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की गई और 128 ट्रक मालिकों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 87 को जब्त कर लिया गया है। वहीं 21 ओवरलोड ट्रकों की परमिट रद्द करने की अनुशंसा की गई है। यह अभियान जिले में डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई की ओर से चलाया गया। राज्य सरकार की ओर से 14 या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग बालू गिट्टी के उठाव एवं परिवहन पर रोक लगाई गई है। इसका सख्ती पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। तैनाती की जगह शिक्षा अफसरों की मौजूदगी की होगी निगरानी। क्षेत्र में तैनात शिक्षा विभाग के अफसर अब गायब मिले तो उनकी खैर नहीं। जहां उनकी पद स्थापना है, वहां अगर उनके मुख्यालय में अनुपस्थिति रहने का प्रमाण मिल गया तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने अफसरों पर निगरानी रखने के लिए नया तरकीब निकाला है। क्षेत्र में तैनात अफसरों के आवासीय पते की जानकारी जुटाई जा रही है। इतना ही नहीं, अगर अस्थायी आवास है और किराए में रहते हैं तो उनके मकान मालिक का नाम और उनका संपर्क नंबर जुटाया जा रहा है। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का ऐलान। कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र में अगले 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की। उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस, मेट्रो सेड आदि मुद्दे पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक्सपर्ट नाइट कर्फ्यू लगाने के पक्ष में है, लेकिन वे इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है, हालांकि पूरी तरीके से नहीं है। जिंदगी में नहीं देखा ऐसा रोड शो। बंगाल में दीदी पर गरजे अमित शाह, लगे जय श्री राम के नारे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने दौरे के दूसरे दिन बीरभूम जिले में रोड शो किया। बड़ी संख्या में उपड़े जन सैलाब के सामने अमित शाह ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा। इसके साथ ही अमित शाह ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खूब निशाना साधा। बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गए अमित शाह ने कहा कि आज का जैसा रोड शो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह रोड शो जनता की नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास को दिखाता है। यह जनता ममता दीदी के प्रति गुस्से का प्रतीक है और उन्होंने कहा कि बंगाल में जो परिवर्तन होने वाला है वह विकास के लिए और इसे आगे ले जाएगा। यह परिवर्तन बांग्लादेश से घुसपैठ को रोकने और राजनीतिक हत्याओं को रोकने के लिए हो रहा है। दरभंगा में अगर नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं होने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। परमंडल में चल रहे नल जल योजना की समीक्षा करने बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री रामप्रीत पासवान शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। समाहरणालय में स्थित अंबेडकर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभाग द्वारा नल जल योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ 15 जनवरी तक हर हाल में काम को पूरा करने का निर्देश दिया। रामप्रीत पासवान ने कहा कि बैठक में कितने वार्डों में कार्य हुआ, कितने में बाकी है और कहां पानी चालू नहीं है,
इस 3 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 जनवरी तक हर हाल में मुख्यमंत्री नल जल योजना को पूरा करना है। जो अधिकारी अच्छे से काम करेंगे उन्हें विभाग की ओर से उत्साहित किया जाएगा। जो समय पर काम पूरा नहीं करेंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े, डीएम डॉक्टर त्यागराजन सहित प्रमंडल के कई पदाधिकारी और अभियंता मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग ने 21 जिलों के अधिकारियों के रोके वेतन। मुफ्त दवा वितरण पहल यानी कि फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव कार्यक्रम में घोर लापरवाही उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 21 जिलों के साथ ही अनुमंडल स्तर के औषधि भंडारण के प्रभारी, चिकित्सा प्रभारी, भंडारपाल, फार्मासिस्टों के साथ ही जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारियों का वेतन मनोदय यानी कि रोक दिया है। वहीं 21 जिलों के सिविल सर्जनों को निर्देश भेजे गए कि वे दोषी पदाधिकारियों से लापरवाही का कारण जानते हुए उनसे स्पष्टीकरण लें और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। राज्य सरकार को अवगत कराएं और जिले में औषधि भंडार के प्रभावी, चिकित्सा पदाधिकारी, भंडारपाल, फार्मासिस्ट, जिला अस्पताल के भंडारपाल, फार्मासिस्ट एवं सभी अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के भंडारपाल और फार्मासिस्ट मूल्यांकन और अनुश्रवण पदाधिकारियों के वेतन रोक दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु समेत इन राज्यों को दी 16,728 करोड़ के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु और तेलंगाना सहित 5 राज्यों को बाजार से 16,728 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज जुटाने की छूट दे दी गई है। इन राज्यों को यह छूट अपने यहाँ कारोबार सुगमता की शर्त पूरी करने पर मिली है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश भी शामिल है। सरकार ने मई में राज्यों को नीतिगत सुधारों में क्रियान्वयन की शर्त पर अतिरिक्त कर जुटाने की छूट दी थी। इसमें कारोबार सुगमता की शर्त भी है। कार्य सुगमता के मामले में जिला स्तरीय उद्यम सुधार कार्य योजना का प्रथम आकलन पूरा करने की शर्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन 5 राज्यों ने कारोबार सुगमता की शर्त को पूरा कर लिया है। इसके आधार पर उन्हें कुल मिलाकर 16,728 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर जुटाने की छूट दी गई है। दाखिल खारिज कराने के लिए लगेगा कैंप, सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया निर्देश। जमीन का म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज कराने के लिए अंचलाधिकारियों को कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। दरअसल म्यूटेशन के मामले को समय से निष्पादन के लिए DCLR और CO के काम का भी मूल्यांकन शुरू हुआ तो पता चला कि लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ गई। पटना जिले के सदर अंचल में ऑनलाइन दाखिल खारिज के सबसे अधिक मामले लंबित हैं, जबकि विक्रम सबसे कम है। पटना सदर में 21% आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि विक्रम के मात्र 6% आवेदन का निपटारा नहीं हो पाया। पटना जिले में अब तक कुल 2,84,559 ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन पत्र हुए थे। इसमें 1,48,666 आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया और 96,668 आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। इसके साथ ही 39,195 आवेदन यानी कि 13.78% मामले लंबित हैं। यह जानकारी जिला अधिकारी कुमार रवि को शनिवार को ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले के कार्यों में प्रगति लाने के लिए सभी DCLR एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक में हुई। इस दौरान जिला अधिकारी ने सभी लंबित मामले को निपटाने के लिए अंचलाधिकारी को हर हाल में कैंप लगाने का निर्देश दिया और 31 दिसंबर तक कार्य पूरा करने को कहा। कोरोना के कारण डूबी कॉर्पोरेट ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस की लुटिया डूबी, अब राम भरोसे ही कर पाएंगे बेड़ा पार। ट्रेन में फ्लाइट की तरह सेवाएं, पर्सनल LCD, एंटरटेनमेंट कम इंफॉर्मेशन स्क्रीन और ऑन बोर्ड वाईफाई, आरामदायक सीटें, मॉड्यूलर बायो टॉयलेट और पर्सनल रीडिंग लाइट्स, फ्लाइट की तरह होस्टेस वगैरह। करीब 15 महीने पहले बड़े ही जोर शोर से देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू हुई थी। लखनऊ दिल्ली के बीच करीब 750 यात्री इस सुपरफास्ट ट्रेन के सेवा का लाभ ले रहे थे। वहीं अहमदाबाद के बीच मुंबई के बीच भी इसी साल जनवरी से यह सेवा शुरू की गई। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन में इस ट्रेन की जैसे लुटिया ही डूब गई। यात्रियों की घटते संख्या को देखते हुए दोनों ही ट्रेन सेवाओं को रेलवे बोर्ड ने 23 नवंबर तक रद्द कर दिया। रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया। यह प्रीमियम रेल सेवा कब शुरू होगी अभी तय नहीं है। बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से इसकी बेहतरी के लिए विचार किया जा रहा है। PM
ओली के संसद भंग के प्रस्ताव को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी। अप्रैल में होंगे चुनाव। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने ओली सरकार की सिफारिश को स्वीकार करते हुए देश की संसद को भंग कर दिया। नेपाल में अब मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अप्रैल में 2 चरणों में हुए चुनाव में होंगे। राष्ट्रपति के अनुसार 30 अप्रैल और 10 मई के चुनाव होना तय हुआ है। इस फैसले को जारी करते हुए राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति भी साझा की, जिसमें फैसले के लिए संवैधानिक परंपराओं का हवाला दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद को भंग करने की सिफारिश की थी। रविवार सुबह मंत्रिमंडल की एक आपात बैठक में संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश भेजने का फैसला किया गया था। राष्ट्रपति भवन से जारी नोटिस में कहा गया कि राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने केपी शर्मा ओली की संसद भंग करने की सिफारिश को मंजूरी कर लिया। नेपाल के संविधान के आर्टिकल 76(1) और 7 आर्टिकल के 85 के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। वैक्सीन ट्रायल, 200 से अधिक लोगों को लगाया गया टीका, अभी तक नो साइड इफेक्ट। राजस्थान के जयपुर शहर में चल रही कोरोना वैक्सीन को ट्रायल के दूसरे दिन अब तक 202 लोगों को ट्रायल किया जा चुका है। अच्छी बात यह है कि तीसरे और अंतिम चरण में चल रहे ट्रायल के दौरान अभी तक किसी भी व्यक्ति में कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इन 200 में से 50 से भी कम लोगों को 4 सामान्य इफेक्ट, यानी कि वैक्सीन की जगह सामान्य दर्द, उस जगह का लाल हो जाना, हाथ पैर में दर्द होना और बुखार सामने आया। वैक्सीनेशन के काम में जुटी टीम का कहना है कि हमें 30 दिसंबर तक 1000 लोगों का ट्रायल करना है, जिसमें संभवतः 28 दिसंबर तक पूरा कर लेंगे। सब कुछ सही रहा तो मार्च माह के अंत तक प्रदेशवासियों को स्वदेशी वैक्सीन मिल जाएगा। मालूम हो कि जिन भी लोगों का ट्रायल हो रहा है, यदि उनकी तबीयत खराब होती है तो उसका पूरा खर्च कंपनी उठाएगी। जबलपुर में करदाताओं ने भर दिया नगर निगम का खजाना, दिया 1 करोड़ से ज्यादा का टैक्स। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के करदाताओं ने कोरोना काल में भी नगर निगम के खजाने को भर दिया। पिछले साल आज तक की कुल राजस्व वसूली 80 करोड़ थी, जबकि इस बार शनिवार को यही आंकड़ा 115 करोड़ को पार कर गया। पिछले साल 31 मार्च तक कुल वसूली 147 करोड़ थी, जो लग रहा है आने वाले कुछ ही दिनों में पीछे छूट जाएगी। इस बार अभी करदाताओं को कोविड रिबेट दिया जा रहा है, जो कि 31 दिसंबर तक मिलेगा। इसके बाद करदाताओं पर अधिभार भी लगने लगेगा। नगर निगम के राजस्व उपायुक्त PN संखेर ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 1,09,000 करदाताओं ने संपत्ति कर के रूप में 60 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की है, जबकि 40,000 करदाताओं ने 21 करोड़ रुपए जल शुल्क जमा किया है। शिवराज सरकार ने कहा, किसानों से 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं MSP पर खरीदा, पंजाब को पीछे छोड़ नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को रायसेन के जमुनिया खिजड़ा में वेलस्पन ग्रुप की नवनिर्मित इकाई का शुभारंभ किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जी के एक एक बूंद पानी का उपयोग करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज अन्न भंडार है। हमने किसानों से 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं MSP पर खरीदा और पंजाब को पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया। पहली बार EVM से होंगे बिहार चुनाव। मल्टी पोस्ट EVM खरीदने के लिए बजट मंजूर। बिहार के अभी तक का पंचायत चुनाव यानी कि बैलेट पेपर से होते रहे हैं, लेकिन 2021 के मार्च से मई के बीच प्रस्तावित पंचायत इलेक्शन EVM से कराए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव के लिए EVM की खरीद के लिए उच्च स्तरीय स्वीकृति मिल गई। मिली जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव कराए जाने पर उन पर होने वाले करीब 450 करोड़ के बजट का प्रस्ताव जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर करीब 300 करोड़ का बजट प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। माना जा रहा है कि इनमें 125 करोड़ की लागत से पंचायत चुनाव के लिए मल्टी स्पोर्ट EVM खरीदे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।